वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर अमर आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज जो है अपन एक चैप्टर शुरू करेंगे और ये चैप्टर आपके 12th बोर्ड, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो या और भी बोर्ड जहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और भी कई तरीके के एग्ज़ाम जैसे नीट, यूजी या और भी एम्स नर्सिंग के लिए एडमिशन के लिए या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर 12th एनसीईआरटी बुक्स में है, बुक्स सिलेबस के अंदर है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपन इस चैप्टर की पूरी कहानी पर। बेटा, चैप्टर का जो नाम है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के अंदर अपन बेसिकली पहले अपन थोड़ा सा पुष्प के बारे में बात करेंगे कि एक फ्लावर या एक पुष्प जो है वह क्या होता है, पुष्प के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी संरचनाएं एक पुष्प के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर नर जनन संरचनाएं कौन सी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है, मादा जनन संरचनाएं क्या होती है, नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, बीजांड की संरचना कैसे होती है, परागण की क्रिया कैसे होती है, जो भी सब चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, उसको अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपन पहली स्लाइड के ऊपर। बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन एक एनसीईआरटी। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चलेगा, लाइन टू लाइन चलेगी एनसीईआरटी। सबसे पहले आता है फ्लोरिकल्चर क्या है, या जिसको बोलते हैं पुष्प कृषि। फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि क्या होता है? ये आप एक ग्रीन हाउस देख रहे हैं, इस ग्रीन हाउस के अंदर कई लोग आपको काम करते हुए दिख रहे हैं और अलग अलग तरीके के जो है फ्लावर जो है उसको या तो उनको बीन रहे हैं या इकट्ठे कर रहे हैं। इट इज व्हाट? इट इज फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि। क्या फूलों की खेती, उसका प्रजनन और विपणन का जो विज्ञान है, द साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग द फ्लावर इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती, पुष्पों में प्रजनन और उनका विपणन करने की जो क्रिया है, जो विज्ञान है, उसे ही अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहते हैं। अब आपके माइंड में आती कि सर पुष्प में ऐसा क्या है, क्या है वो आगे एनसीईआरटी खुद आपको बताएगी। देखते हैं कि पुष्प के अंदर क्या होता है। कि पुष्प या जो फूल होते हैं वो सौंदर्य, जिसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, सजावटी ऑर्नामेंटल, सोशल सामाजिक और रिलीजियस धार्मिक एंड कल्चरल वैल्यू और सांस्कृतिक मूल्यों की एक वस्तु है। पुष्प जो होते हैं बेटा सौंदर्य के रूप में काम में लिए जाते हैं, सजावट के रूप में पुष्प जो है उनका यूज लिया जाता है, पुष्प का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसके कारण पुष्प जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, वह बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं बेटा, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा। सबसे जो लोवेस्ट प्लांट होते हैं एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर पुष्प जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वह एंजियोस्पर्म प्लांट का एक बहुत ही आकर्षक अंग होता है। फ्लावर्स आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। फूल जो होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वह आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन का एक साधन है। बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, सभी पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि इन लाइनों से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल आपको माइंड में रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी की बात करें या जितने भी आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर पादप
के शरीर की अगर बात करें तो बेटा उनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, उनका मेन प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है? स्पोरोफाइट, जिसको बोलते हैं बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद, डिप्लॉइड द्विगुणित होता है। बीजाणुद्भिद द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, और पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी होती है वह 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, रूट, स्टेम और लीव्स। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो क्या कहा अपन ने? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, और इसी को आगे लिख लेना रूट प्लस स्टेम प्लस लीव्स, रूट प्लस स्टेम प्लस लीव्स। ये आपको एक एंजियोस्पर्म प्लांट दिख रहा है, जिसके अंदर नीचे की तरफ आपको मिट्टी के अंदर की तरफ जो रूट है वह जड़ें दिख रही है, जड़ों के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर स्टेम दिखाई दे रहा है, लीव्स दिखाई रही होती है। तो एक जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसका मुख्य पादप जो शरीर होता है उसके अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पर्ण जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं या जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वह विषम बीजाणुक प्रकृति के होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। विषम बीजाणुक का क्या मतलब है बेटा? विषम बीजाणुक, विषम बीजाणुक, बीजाणुक जिसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वह हेटेरोस्पोर होते हैं, अर्थात इसमें 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। जो छोटे बीजाणु होते हैं जिनका स्मॉल साइज होते हैं, स्मॉल साइज वाले होते हैं, ठीक है, उनको अपन लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। और माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु जो होते हैं वह हमेशा कौन होते हैं बेटा? मेल होते हैं। कौन होते हैं? मेल। जबकि वह बीजाणु जो आकार में बड़े होते हैं उनको बोलते हैं अपन लोग मेगास्पोर, और मेगास्पोर जो होते हैं वह हमेशा गुरु बीजाणु या उनको वो हमेशा जो होते हैं वह फीमेल के बीजाणु होते हैं, मादा बीजाणु कहलाते हैं। क्लियर पॉइंट? कि क्या कहा अपन ने कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं वह विषम बीजाणुक होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। कहने का मतलब उसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक बीजाणु जो आकार में छोटे होते हैं, एक बीजाणु जो आकार में बड़े होते हैं। छोटे वाले बीजाणुओं को बोल दिया अपन ने लघु बीजाणु, और बड़े वाले आकार को बोल दिया अपन ने दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु नर युग्मक की तरह काम करते हैं, और मादा बीजाणु जो होते हैं वह गुरु बीजाणु होते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द आर्किटेक्चर ऑफ द थैलेमस एंड द फ्लोरल हॉल, पुष्पासन और पुष्प चक्रों की संरचना एनसीईआरटी ने बिल्कुल एग्जाम जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कुछ आगे जैसे ये चैप्टर शुरू करते हैं कुछ अजीब सी लाइनें लिख रखी है, और मैं चाहता हूं कि वो लाइनें आपको बहुत ही इजी वे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको 101% कह रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा। देखना इधर, तो देखते हैं क्या होता है बेटा कि फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो बेटा एक पुष्प के अंदर जहां से अपन पुष्प को पकड़ते हैं उस पुष्प को पकड़ने की जो डंडी होती है, डंठल होता है, उसको अपन लोग पुष्प व्रंत या पेडिसेल कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पुष्प व्रंत या पेडिसेल। पुष्प व्रंत का जो स्वतंत्र सिरा होता है, मतलब ये तो स्वतंत्र होगा नहीं क्योंकि ये किसी न किसी ब्रांच से जुड़ा होगा, तो जो इसका स्वतंत्र सिरा होगा ये इधर वाला क्या होगा बेटा? स्वतंत्र सिरा होगा, फ्री एंड होगा। ये वाला क्या होगा? स्वतंत्र सिरा, या इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? फ्री एंड बोलेंगे। तो फ्री एंड बोलेंगे। तो इसके फ्री एंड जो होता है वह चपटा होता है, फ्लैट होता है और गुंबदाकार होता है, फ्लैट के साथ साथ डोम शेप्ड होता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहा अपन ने? पुष्प जो होता है फ्लावर के अंदर जो पकड़ने की जो डंडी होती है जिससे अपन फ्लावर को पकड़ते हैं, उस डंडी को तो अपन ने क्या बोल दिया बेटा? पेडिसेल, पुष्प का व्रंत। और इसका जो मुक्त सिरा होता है, फ्री एंड होता है, उसको अपन लोग थैलेमस कहते हैं। थैलेमस कैसा होता है? चपटा होता है और साथ में ही गुंबदाकार आकृति का होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थैलेमस जो है उसके अंदर कई तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं।
जो पुष्पासन है उसके अंदर कई तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं। बेसिकली जो थैलेमस है वह मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। बेटा देखो ये आपको एक स्टेम की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? स्टेम स्ट्रक्चर है। ये एक स्टेम की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। क्या है बेटा? तने की संरचना, तने की संरचना। तो बेटा एक तने की या एक सूट की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एक सूट के अंदर बेसिकली दो चीज होती है। एक तो होती है नोड या जिसको बोलते हैं पर्व संधि। पर्व संधि वह जगह है जहां पर पर्ण लगती है, जहां पर क्या लगती है बेटा? पर्ण लगती है। और यहां पे पर्ण लगी, यहां पर भी क्या लग गई? इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको भी क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। नोड का मतलब होता है पर्व संधि, और पर्व संधि वह जगह है जहां पर क्या लगती है बेटा? पर्ण जो होती है वह आपके लगती है। और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है, दो नोड के बीच का स्थान जो है, ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड है। इन दोनों नोड के बीच का जो स्थान है उसको अपन लोग बोलते हैं बेटा इंटरनोड या पर्व कहते हैं। अब देखना बेटा, इसी तने के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, रूपांतरण होंगे, और इस रूपांतरण से किसका निर्माण होगा? थैलेमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? थैलेमस का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो बेटा इसके अंदर कुछ रूपांतरण हुआ। क्या हुआ कि जो है इसके अंदर नोड और इंटरनोड्स है वो कंडेंस्ड हो गए। यहां पे देखो दो नोड दूर दूर स्थित थे, इसमें क्या थे? नोड जो थे, नोड्स जो थे दूर दूर स्थित थे, नोड थे दूर दूर स्थित थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? नोड और इंटरनोड, ये आपको जो पट्टी दिख रही है थोड़ी सी ये वाली, मैं इसको अलग कलर से अगर करने की कोशिश करूं, ये वाली जो है, ये जो है ये तो है आपके इंटरनोड। ठीक है, ये क्या है? इंटरनोड। ये है इंटरनोड, ये इंटरनोड, ये दूसरा इंटरनोड, ये आपके दिख रहे हैं इंटरनोड। ठीक है ना, ये बेटा क्या है? इंटरनोड है, ये है इंटरनोड। और दो इंटरनोड के बीच में आपको क्या दिख रहा है? नोड दिख रहे हैं। ये कंडेंस्ड है, कंप्रेस्ड है, मतलब एक दूसरे के क्या आ गए? पास पास में आ गए। कंप्रेस्ड का मतलब क्या हो गया है बेटा? एक दूसरे के पास पास में आ गए हैं, एक दूसरे के पास पास में आ गए हैं। ठीक है, तो बेटा लीव्स का क्या होता है? देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लीव्स में क्या होता है? जो पुष्पासन की संरचना है, पहले अपन थैलेमस की संरचना देखते हैं। पुष्पासन, ये वाला जो अपन ने पोर्शन कहा था, ये थैलेमस या इसको अपन पुष्पासन कहते हैं। इसकी संरचना क्या होती है बेटा? इसमें क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो नोड्स आपको दिख रहे हैं, ये जो नोड्स दिख रहे हैं ये कंडेंस्ड हो गए हैं, हाईली रिड्यूस्ड हो गए हैं, और एक दूसरे के क्या आ गए? पास पास में आ गए हैं मॉडिफिकेशन के द्वारा। कि नोड्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज इंटरनोड्स आर स्मॉल हाईली रिड्यूस इन द थैलेमस। इंटरनोड्स जो है रिड्यूस होंगे, इसकी वजह से नोड्स एक दूसरे के क्या आ जाते हैं बेटा? पास पास में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि फ्लावर के अंदर जो है लीव्स, नहीं सॉरी, जो स्टेम के अंदर जो लीव्स थी, बेसिकली अपन बेटा बोलते हैं ना कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट है, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट है। पुष्प एक रूपांतरित परो है, पुष्प एक रूपांतरित परो है। बेसिकली अपन इसी को समझ रहे हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा वो यही पढ़ रहे हैं कि नोड का क्या हुआ, इंटरनोड का क्या हुआ। ठीक है, तो जो चीजें ये सूट के अंदर होती है उनका क्या होता है? तो सूट के अंदर बेटा लीफ भी होती है, उसका क्या होता है? तो द लीफ जो होती है, द होल प्रेजेंट इन द फ्लावर आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। आगे अपन पढ़ेंगे कि एक पुष्प के अंदर 4 होल या 4 चक्र प्रेजेंट होते हैं। ये चक्र काय से बनते हैं? ये चक्र बेटा जो लीफ होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन, उनके अंदर रूपांतरण होता है, उसकी वजह से इन चक्रों का निर्माण होता है। और ये जो चक्र होते हैं, चारों चक्र पुष्पासन के चारों तरफ व्यवस्थित होते हैं। ये आपको बीच के अंदर एक सर्कल दिख रहा है, ये आपके है बेटा थैलेमस। ये क्या है बेटा? थैलेमस, पुष्पासन। और पुष्पासन के चारों तरफ आपको ये होल जो है वह एक 4 चक्र के रूप में, पुष्प के जो अंग होते हैं वह आपको इन चक्र के रूप में दिखाई देते हैं। आगे बढ़े बेटा।
द 4 नोड्स आर प्रेजेंट ऑन द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर 4 नोड होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये है फर्स्ट, ये है बेटा आपके सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो बेटा पहले नोड के ऊपर फर्स्ट मॉडिफाइड लीव्स जो होती है वह जुड़ी हुई होती है। फर्स्ट मॉडिफाइड लीव्स ये कौन सी है बेटा? इसको बोलेंगे अपन लोग फर्स्ट मॉडिफाइड लीव्स। फर्स्ट मॉडिफाइड लीव्स, फर्स्ट मॉडिफाइड लीव्स और प्रथम रूपांतरित पर्ण। लेकिन अब इसको पुष्प के अंदर प्रथम रूपांतरित पर्ण ना कहकर क्या कहा जाएगा बेटा? बाह्य दल पुंज कहा जाएगा, कैलिक्स कहा जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड के ऊपर भी कुछ आएगा, थर्ड के ऊपर भी कुछ आएगा। द कोरोला बॉर्न ऑन द सेकंड नोड, बाह्य दल पुंज के अंदर की तरफ सेकंड नोड के ऊपर क्या होता है? जो कोरोला प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? कोरोला, या उसको बोलते हैं दल पुंज। थर्ड के ऊपर अगर अपन देखें, ये आपको जो दिख रहा है ये थर्ड है। थर्ड के ऊपर क्या होता है बेटा? नर जननांग पुमंग या एंड्रियोशियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रियोशियम जो होता है वह प्रेजेंट होता है। और फोर्थ के ऊपर कौन होता है बेटा? जायांग या गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। पूछ सकते हैं एक पुष्प की संरचना में बाहर से अंदर की तरफ, तो यहां से ये बाहर है और ये है बेटा अंदर। ये क्या है बेटा? बाहर। ये है आउटसाइड, ये है आउटसाइड और ये है अंदर, या इसको बोलते हैं इनर साइड। क्या बोलते हैं बेटा? इनर साइड। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए बेटा, ये एक पुष्प की स्ट्रक्चर है, एक सामान्य पुष्प की संरचना है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल फ्लावर। जनरल फ्लावर एक पुष्प की सामान्य संरचना। ये क्या है आपके? पुष्प की सामान्य संरचना जो है ये आपको दिखाई जा रही है। एक पुष्प की जो है सामान्य संरचना आपको दिखा रहा हूं। एक बेटा पुष्प की सामान्य संरचना के अंदर क्या होता है? जहां से पुष्प को पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं पुष्पवृंत, या जिसकी सहायता से पुष्प एक प्लांट के ऊपर लगा रहता है उसको बोलते हैं पुष्पवृंत या पेडिसेल। इट इज द स्ट्रक्चर बाय विच द फ्लावर इज अटैच्ड विद द प्लांट। इसके ऊपर जो आपको एक चौड़ा भाग दिख रहा है ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं बेटा थैलेमस। इसको बोलते हैं पुष्पासन, या इसको बोलते हैं बेटा थैलेमस। बेटा थैलेमस के जस्ट पास में, थैलेमस के जस्ट पास में आपको कैलिस देखने को मिलता है, बाह्य दल पुंज देखने को मिलता है। और बाह्य दल पुंज के हर एक स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य दल या सेपल बोलते हैं। सेपल बोलते हैं। सेपल के अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे? ये जो कलर्ड होते हैं। सेपल्स का अगर काम देखें तो सेपल्स का पहले से थोड़ा काम देख लेते हैं कि सेपल जो होते हैं वह पुष्प की कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में सुरक्षा करते हैं। कलिका अवस्था में सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, फ्लावर इन बड स्टेज। बड स्टेज के अंदर सुरक्षित करने का काम कौन करते हैं? आपके सेपल्स करते हैं। सेपल्स के अंदर की तरफ आ जाओ तो आपको कलरफुल पेटल्स दिखाई देते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये बेटा क्या है बेटा? पेटल्स है। ये क्या है बेटा? पेटल्स है। दल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दल बोला जाता है। पेटल्स जो होते हैं ये क्या है? पेटल्स है। ये क्या है? पेटल्स। ये पेटल्स हो जिनको बोलते हैं दल। ये दल जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन व आकर्षक होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंगीन व आकर्षक, जिसके कारण यह कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। इसके कारण क्या करेंगे? यह परागण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं बेटा? परागण के अंदर सहायक होते हैं। इसके अंदर की तरफ आपको नर जननांग एंड्रोशियम दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नर जननांग एंड्रोशियम है जिसको बोलते हैं बेटा पुमंग या एंड्रोशियम। इसको आगे की तरफ पढ़ेंगे, आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है बेटा? ये आपके होता है नर जननांग, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स
ऑर्गन या मेल सेक्स स्ट्रक्चर जो होती है वह एंड्रोशियम होती है। एंड्रोशियम के अंदर की तरफ आपको ये जो दिख रही है, ठीक है, ये जो दिख रही है ये होता है बेटा मादा जनन संरचना। मादा, ये तीनों मिलाकर जो ये तीनों जो मिलाकर है इसको बोलेंगे बेटा गाइनोशियम। क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोशियम, या इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। तो एक प्रारूपिक, एक टिपिकल पुष्प के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। चलते हैं अपन आगे की तरफ। आगे बेटा एनसीईआरटी ने कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और थोड़ी सी एक दो लाइनें अपन इसके बारे में एनसीईआरटी ने की, इसलिए अपन भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट का फ्यूजन होता है, जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का फ्यूजन शल्यन भी होता है, गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। अगर अपन लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन से कंपेयर करें तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत ही ज्यादा जटिल होता है। तो वही है बेटा कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और युग्मकों के संलयन की क्रिया भी होता है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक जटिल और धीमी प्रक्रिया है। इट इज द कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। अगला स्लाइड देखना। लैंगिक जनन के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा जितनी भी क्रियाएं होती है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ये बेटा जंतुओं का डायग्राम आ गया, लेकिन अपन को कोई बात नहीं, अपन को नाम से मतलब है। एक होता है बेटा निषेचन पूर्व, ठीक है, एक होता है निषेचन, और तीसरी होती है निषेचन के बाद। 3 मुख्य जो होती है वह घटनाएं होती है। एक होती है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरी होती है बेटा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा होता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस डायग्राम को जो है आप जंतुओं के लिए मानना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अपन मान ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लैंगिक जनन की बात करें, पादपों की बात अभी अपन यहां पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान अपन ने कहा था 3 प्रकार की घटनाएं होती है। एक होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरी होती है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अपन पहले बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व की संरचना और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। बेटा निषेचन से पूर्व लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर 2 मुख्य काम होंगे। एक तो उसके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, गैमिटोजेनेसिस होगा, युग्मक बनेंगे, नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक बनेंगे। दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण होगा, गैमिट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा लैंगिक जनन में, ठीक है। पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड्स गैमिटोजेनेसिस, युग्मक जनन, और दूसरा होता है बेटा गैमिट ट्रांसफर, या जिसको बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़े बेटा। आगे देखना बेटा, अगर फ्लोरल का डिसीजन, पुष्पन का निर्णय कब होता है? बेटा देखना, एक चीज ध्यान रखना, पुष्प बने, एक पुष्प फूल एक पादप पर जब दिखते हैं तो उसका निर्णय बहुत ही पहले ले चुका होता है। कौन? पादप। कि क्या कह रहा है कि पुष्पन जब पादपों के अंदर होता है उसका निर्णय बहुत दिनों पहले ले लिया होता है कि उसके दौरान, पुष्पन की क्रिया के दौरान या पुष्पन की क्रिया से पहले कई प्रकार के हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जो फ्लोरल प्रिमोडियम है उसका विकास होता है और वह आगे चलकर पूरा का पूरा फ्लावर का निर्माण होता है। यहां पे एक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ, क्या कह रहा हूं एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि पौधों पर वास्तविक पुष्प दिखाई देने से बहुत पहले यह निर्णय हो जाता कि पौधों में पुष्पन होने वाला है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावरिंग हैज टेकन प्लेस। Several
हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, एक मैं यहां पे बात बताता हूं, हार्मोनल की बात करते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं है, आगे 11th के अंदर आपका है कौन सा हार्मोन काम में आता है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन यहां पर काम में आता है, ऑक्सिन काम में आएगा। कौन काम में आता है बेटा, ऑक्सिन। हालांकि साइटोकाइनिन जिब्रेलिन भी काम में आते हैं, मेनली आपके कौन काम आता है, ऑक्सिन काम आता है। एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू दी डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम का निवास होता है। कुछ हार्मोनल की शुरुआत होती है, ये संरचनात्मक विभेदन करते हैं और इसके द्वारा जो होता है वह पुष्पीय आद्यक का विकास होता है, फ्लोरल प्राइमोर्डियल डेवलपमेंट होता है। चलें बेटा आगे, अगली स्लाइड देखना बेटा। इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल डेवलपमेंट, पुष्पक्रम और पुष्पीय विकास। बेटा पहली बात तो पुष्पक्रम क्या होता है, एक पुष्प में क्या, एक पादप में शाखा पर पुष्प के लगने का जो क्रम होता है उसे अपन लोग पुष्पक्रम कहते हैं। तो बेटा पुष्पक्रम जो होता है कि जब पुष्पासन बनता है, अपने पहले बताया था पुष्पासन बनता है, तो ये पुष्पासन के अंदर जो पुष्पक्रम है वो बनते हैं उसके बाद, और उसके बाद पुष्पीय कलियां बनती है और कलियां जो है बाद में पुष्प को धारण करती है। आपने देखा होगा कि एक पौधे के ऊपर जब आप लोग देखते हो कि सबसे पहले उस पौधों का ये पुष्पक्रम है, इसको क्या है, इसको बोलते हैं बेटा पुष्पक्रम। ये है आपके पुष्पक्रम, पुष्प के लगने का क्रम। लिख लेता हूं मैं भले यहां पर, पुष्प के लगने का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये क्या है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कलियां लगती है, ये आपको जो दिख रही है ना, ये क्या है, दीज आर बर्ड्स, ये बर्ड्स है, ये सब क्या है बेटा, कलियां हैं। और ये कलियां बाद में क्या बनाती है, एक फ्लावर या पुष्प का निर्माण करती है, और इसके दौरान उसके अंदर नर जन्नांग एंड्रोशियम का निर्माण होता है, मादा जन्नांग गाइनोशियम का निर्माण होता है। पुष्पक्रम बनते हैं जो पुष्पीय कलियों और फिर पुष्पों को धारण करते हैं। पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाएं पुमंग और जायंग विभेदित और विकसित होता है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब अपन बात करते हैं पुष्प के अंदर नर जननांग एंड्रोशियम या जिसको बोलते हैं पुमंग की संरचना क्या होती है। एक पुमंग क्या होता है, वह नर जननांग जो है वह क्या होता है, पुष्प की संरचना में नर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नर जनन संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? नर जनन संरचना की अपन लोग बात करेंगे। देखते हैं क्या होती है बेटा। इट इज एंड्रोशियम जो है वो है क्या? नर जनन चक्र है। ये क्या है बेटा? नर जनन चक्र। पहली बात तो यह मेल रिप्रोडक्टिव होल है जो किससे बना होता है? जो बना होता है बेटा स्टामिन से। किससे बना होता है? स्टामिन या पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। अपन कह सकते हैं कि इट इज द होल ऑफ स्टामिन। बेसिकली क्या है? द होल ऑफ स्टामिन। अपन मैं कह सकता हूं होल ऑफ स्टामिन। होल ऑफ स्टामिन is called as एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब पूरी स्ट्रक्चर को तो अपन बोलेंगे एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के अंदर आपको स्टामिन के चक्र दिखाई देंगे। ये सभी ये भी स्टामिन है, ये भी स्टामिन है, ये भी स्टामिन, ये स्टामिन, ये सभी मिलकर एक को तो क्या बोल दिया, एक सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल को अपन बोलेंगे बेटा स्टामिन। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर। और पुंकेसरों का जो चक्र है, जो पुंकेसरों का जो होल है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा पुमंग। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पुमंग। एंड्रोशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। बेटा एनसीईआरटी ने यहां पर बहुत ही शानदार एक बात कही है कि चलो अच्छा यहां पे यहीं पे है कि जो नर जनन संरचनाएं होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। देखते हैं बेटा कि जो पुमंग है या जो पुंकेसर है, सॉरी पुंकेसर की बात करेंगे। पुमंग तो क्या हो गया? पुंकेसरों का जो समूह है, अपन हिंदी में मैं यहां पे लिख लेता हूं, पुंकेसरों का चक्र
पुमंग कहलाता है। पुंकेसरों का चक्र क्या कहलाता है बेटा? पुमंग कहलाता है। पुंकेसरों का जो चक्र होता है उसे अपन लोग पुमंग कहते हैं। क्लियर है बेटा? फिर देखो बेटा, अलग अलग पादपों में इन पुंकेसरों की जो नंबर है, इन पुंकेसरों की जो संख्या है वह अलग अलग देखने को मिलती है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टामिन आर वेरिएबल इन फ्लोर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग पादप जातियों के पुष्पों के अंदर पुंकेसरों की संख्या, उसकी लंबाई आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे एक बेटा ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर आप लोग देखो तो पुंकेसरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 5 इधर 10। इधर आपको पुंकेसर कितने दिखेंगे? 10 दिखेंगे। कई सारे हैं लेकिन वो बहुत ही पास पास स्थित है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो आपको 3 और 3 6, यहां पे कैसी है? उनकी लंबाई कम है। यहां पर लंबाई क्या है? यहां पे आपको लंबाई कम दिखाई देती है, जबकि यहां पे जो है इसकी लंबाई जो है वह ज्यादा दिखाई देती है। तो पुंकेसरों की संख्या और उनका यहां पर जो है संख्या जो है आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, और यहां पर जो उसका नंबर है, यहां पर जो संख्या है जो है वह आपको कम दिखाई दे रही। 6 दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 10 दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 आपको संख्या जो है वह 6 दिखाई दे रही है। तो जो नंबर होता है स्टामिन का वह अलग अलग पुष्प के पादपों में, अलग अलग पादपों के पुष्पों में अलग अलग देखने को मिलता है, अगर जाति अलग हो तो। क्लियर है भाई? चलते हैं आगे। बेटा जो स्टामिन होता है, स्टामिन जो है वह माइक्रोस्पोरोफिल के इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, स्टामिन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। बेटा आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स के अंदर पढ़े होंगे। बेसिकली टेडोफाइट्स की अपन बात करें तो उसके अंदर लीव्स होती है, ऐसी लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसी लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बीजाणु धानियां लगी होती है उनको अपन लोग स्पोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी पर्ण, ध्यान से देखना, मैं लिख लेता हूं हिंदी में, ऐसी पर्ण जिसमें बीजाणु धानियां लगी होती है, बीजाणु धानियां लगी होती है उसको बोलते हैं बेटा स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोफिल, बीजाणु पर्ण कहते हैं। अब ये बीजाणु पर्ण भी 2 तरीके की होती है, एक होती है माइक्रोस्पोरोफिल, एक होती है मेगास्पोरोफिल। तो जो स्टामिन होती है इट इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु पर्ण के समान होती है। किसके समान होती है बेटा? लघु बीजाणु पर्ण के समान होती है। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। आगे देखना बेटा, एक स्टामिन के या एक पुंकेसर के क्या क्या भाग होते हैं। ये आपको पुंकेसर दिखाई दे रहा है, एक स्टामिन दिखाई दे रहा है। एक बेटा स्टामिन के अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। इस तरीके का आपको स्टामिन दिखाई देता है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इस ऊपर वाले पोर्शन को तो बेटा बोलते हैं इस परागकोश। क्या बोलते हैं बेटा? परागकोश। परागकोश, या इसको हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं एंथर। और परागकोश के नीचे की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं तंतु, या इसको बोलते हैं बेटा फिलामेंट। ये आपको डायग्राम इधर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? ऊपर की तरफ आपको जो है परागकोश या एंथर दिखाई दे रहा है, और एंथर के नीचे आपको तंतु या फिलामेंट दिखाई दे रहा है। ये हिंदी में लिख लेता हूं, ये है आपके परागकोश, और ये जो है ये है आपके तंतु। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेटा, अधिकांश पुंकेसरों के अंदर परागकोश और पूतंतु या परागकोश के अंदर 2 पालियां पाई जाती है, 2 लोब्स होते हैं। अगर 2 लोब है, ये दोनों लोब एक योजी उत्तक की कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स निकलती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा? अब अपन इसको पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्टामिन, 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर।
द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, ये फिलामेंट है, ये इस ओके, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। थोड़ा सा बेटा डिस्टरबेंस हो गया था। देखते हैं अपन, एक लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था एक स्टामिन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोलोफिल। फिर बात करते हैं कि एक स्टामिन के क्या क्या पोर्शन होते हैं, या एक पुंकेसर के बेटा क्या क्या भाग होते हैं। बेटा एक अगर पुंकेसर की संरचना देखें तो एक पुंकेसर के अंदर आपको ऊपर की तरफ जो है वह परागकोश या एंथर दिखाई देता है, परागकोश या जिसको आप लोग बोलते हैं एंथर, वह दिखाई देता है, और नीचे की तरफ जो है वह तंतु या फिलामेंट दिखाई देता है। ठीक है, एक फिलामेंट दिखाई देता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। ऊपर की तरफ आपको क्या दिखेगा बेटा, ऊपर की तरफ आपको दिखेगा परागकोश, और नीचे की तरफ क्या दिखेगा बेटा, आपको तंतु दिखाई देता है। ठीक है, अब देखना बेटा, जो तंतु का समीपस्थ सिरा है वह पुष्पासन या दल से जुड़ा हो रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिलामेंट है, ये इसका जो है, यह तो है इसका समीपस्थ सिरा। क्या है बेटा, समीपस्थ सिरा, जिसको बोलते हैं बेटा प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोक्सिमल एंड। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इधर वाला, इसको कहेंगे बेटा डिस्टल सिरा, डिस्टल एंड, या इसको बोलेंगे दूरस्थ सिरा। क्या बोलेंगे बेटा, दूरस्थ सिरा। पूछ सकते हैं, ठीक है, कि तंतु के किस सिरे पर कौन सी स्ट्रक्चर होती है। दूरस्थ सिरे पर तो कौन लगा होता है बेटा, दूरस्थ सिरे के ऊपर तो एंथर लगा होता है, और समीपस्थ सिरा जो होता है वह दल से या पुष्पासन से जुड़ा होता है। इज दैट क्लियर। क्या कह रहे हैं कि स्टामिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल्स। प्रोक्सिमल एंड तो किससे जुड़ा होगा, पेटल से जुड़ा होगा या थैलेमस से जुड़ा होगा। एंथर एंड फिलामेंट और टू एंथर लोब्स आर अटैच टुगेदर। एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बीच के अंदर आपको एक योजी उत्तक, यहां पर भी इन दोनों के जुड़ने के स्थान पर भी योजी उत्तक या कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, और एंथर लोब भी जो होती है, दोनों लोब आपस में कनेक्टिव की हेल्प से जुड़ी होती है, और कनेक्टिव के अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे। आगे बढ़े बेटा, चलते हैं आगे। एक बेटा एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म एंथर के अंदर आपको दो पालियां देखने को मिलती है, एक पाली ये, एक पाली ये, अर्थात यह एक बाइलोब्ड या द्विपालित संरचना है, बाइलोब्ड या द्विपालित संरचना है, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ दिखाई देते हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ, इसका मतलब टोटल कोष्ठ कितने हो गए, 4 कोष्ठ दिखाई देते हैं। दो, अब देखना बेटा यहां पे ध्यान रखना, दो पालियां हैं, दो पालियां हैं, 2 लोब्स है। इस कारण इसको बोलते हैं बेटा डाइथिकस। क्या बोलते हैं, डाइथिकस। और हर एक पाली में दो आपको कोष्ठ है, हर एक पाली में दो कोष्ठ, तो टोटल कोष्ठ कितने हो गए, 4 कोष्ठ हो गए, 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। अब अपन एक एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने पहले भी कर दिया। एक लॉन्गिट्यूडनल जो है वो खांच इसके अंदर से बीच में से होकर निकलती है। अगर एक एंथर की अनुप्रस्थ काट की बात करें बेटा, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। बेटा मैं कह रहा हूं ये कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई एक स्ट्रक्चर, सपोज दिट इज ये कोई स्ट्रक्चर है। अगर इसका मैं यूं कट करूं, इसको यूं किया और इसको मैंने यूं काटा, अगर ऐसा काटा तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, या जिसको अपन लिखते हैं बेटा TS। और अगर इसी को मैंने बेटा, इसी को मैंने यूं काटा, सॉरी अलग पेन ले लेता हूं मैं, इसको मैंने अगर यूं काटा, यूं किया और यूं काटा, तो इसको बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, या जिसको बोला जाता है LS। ये बेटा इसका अनुप्रस्थ काट, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, और इसको बोलते हैं बेटा अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, अनुदैर्ध्य काट। अगर अपन एक एंथर को
अनुप्रस्थ काट को काटे, एंथर को मैंने लिया और उसको मैंने यूं काटा तो उसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें आपको बेसिकली क्या दिखाई देता है, 4 कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है। ये 1 नंबर माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 नंबर, ये दूसरी, ये तीसरी और 4, मतलब पराग कोश के अंदर टोटल कितनी बीजाणु धानियां हैं, 4 लघु बीजाणु धानियां 4 कोनों पर स्थित होती है। बेटा ये एक पाली हो गई, इधर वाली हो गई एक पाली, ठीक है, और ये इधर वाली कौन सी हो गई, दूसरी पाली, मतलब ये हो गई फर्स्ट लोब और ये हो गई बेटा आपके सेकंड लोब, ठीक है। अब हर एक लोब के अंदर अपन ने कहा था 2 थीका होते हैं, ये 1 थीका, दूसरा थीका, इधर 1 थीका, 2 थीका, तो टोटल थीका कितने हो गए, 4, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु धानियां आगे चलकर पोलन सैक बनाती है, इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। आगे देखते हैं बेटा, ये अपन ने कर लिया। अब देखो बेटा, ये पूरी की पूरी जो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा देखने को मिलती है, अंदर की तरफ एंडोथीशियम देखने को मिलती है, उसके अंदर की तरफ मिडल लेयर्स देखने को मिलती है और सबसे अंदर की तरफ आपको टेपेटम देखने को मिलता है। और अपन ने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है आपको वेस्कुलर ब्रिज या वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, अपन ने कहा कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बाइथिकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन एक पादपों का एक ऐसा कुल है, एक ऐसी फैमिली है जिसका नाम है मालवेसी। क्या नाम है? मालवेसी। मालवेसी कुल के अंदर आपको बाइथिकस की जगह मोनोथिकस एंड डाई स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है। एनसीईआरटी ये कह रही है, मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। अपन पहले बात करते हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर की। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर के अंदर अपन ने क्या कहा था? डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब क्या है? 2 लोब्स, ठीक है, 2 लोब्स होती है। और टेट्रा स्पोरेंजिएट मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मालवेसी के अंदर क्या होता है? मालवेसी की तरफ आ जाओ। मालवेसी के अंदर मोनोथिकस देखने को मिलेगा। मोनोथिकस का मतलब इसके अंदर कितनी लोब होगी बेटा? एक ही लोब होगी। एक लोब है 2 थीका, एक लोब है 2 थीका बाई स्पोरेंजिएट। तो मालवेसी का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगर एक पराग कोश की संरचना देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो आपका जो उसकी वॉल है इस तरीके से दिखाई देती है। सबसे बाहर की तरफ आपको बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस दिखाई देती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ एंडोथीशियम या अंतःस्थिशियम दिखाई देता है। उसके अंदर की तरफ आपको मल्टीपल लेयर्स दिखेगी, किसकी? मिडल लेयर्स की। और सबसे अंदर की तरफ आपको टेपेटम दिखाई देती है। ठीक है, क्या दिखाई देती है? टेपेटम। इसमें से इन तीनों की बात करें, बाहर की तीनों की बात करें, इन तीनों का मुख्य काम होता है बेटा सुरक्षा। क्या काम होता है बेटा? सुरक्षा, प्रोटेक्शन करना। और साथ में ही पराग कणों के, या कह सकते हैं पराग के स्फुटन में सहायक है, प्रकीर्णन में सहायक है, पराग को मुक्त करने में सहायक है। अपन कह सकते हैं पराग पहले तो स्फुटन करेगी, उसके बाद प्रकीर्णन होगा। अपन मैं कह सकते हैं, यूं लिख लेता हूं मैं सिर्फ, स्फुटन का मतलब फटना और उसके बाद उसमें से निकलना मतलब प्रकीर्णन में सहायक होती है। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। आगे बात करते हैं, सबसे पहली लेयर की बात करते हैं, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। बेटा ये आपको दिख रही है, ये है बाह्य त्वचा। ये क्या है? बाह्य त्वचा। बेटा बाह्य त्वचा जो होती है यह सबसे बाहर की परत है, जैसा नाम अपने बता रहा है। यह एक कोशिकीय मोटी होती है, सिंगल सेलुलर थिक होती है और आउटर मोस्ट सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है। यह परागकोश की सबसे बाहरी परत है। यह एक कोशिकीय मोटी परत होती है और यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है। ये 3 बात। फिर आ जाते हैं इसके अंदर की तरफ, बात करते हैं मिडल लेयर की, एंडोथीशियम की बात करते हैं। बेटा एंडोथीशियम भी एक स्तरीय परत होती है।
यह फाइब्रस लेयर है। फाइब्रस का मतलब रेशेदार परत है। कैसी है बेटा? रेशेदार परत है जो बाह्य त्वचा के नीचे की ओर स्थित होती है, प्रेजेंट बिलो दी एपिडर्मिस, और एक कोशिकीय मोटी होती है। लेकिन अंतःस्थिशियम यहीं तक खत्म नहीं होता है। अंतःस्थिशियम के बारे में अगर अपन बात करें तो अंतःस्थिशियम में क्या होता है कि जैसे जैसे पराग कोश का परिपक्वन होता है वैसे वैसे अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम की कोशिकाओं के अंदर कई प्रकार के रूपांतरण देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे पराग कोश परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे इस एंडोथीशियम की भित्तियों के अंदर कई प्रकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे? मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं इसको ध्यान से देखते हैं। बेटा ये एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम के अंदर आपको ये वाली नहीं, एक तो देखने ये इनर वॉल्स है, इनर वॉल, ये रेडियल वॉल्स और ये थिन वॉल। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, ध्यान से देखना कि इसकी जो अरीय भित्तियां होती है, ठीक है, अरीय भित्तियां और आंतरिक भित्ति, रेडियल वॉल्स एंड इनर वॉल्स के अंदर, रेडियल वॉल्स और इनर वॉल्स के अंदर कई प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं, और इसके अंदर जो बेसिकली जमा होता है उसका नाम है बेटा अल्फा सेलुलोज। क्या नाम है बेटा? अल्फा सेलुलोज का निक्षेपण हो जाता है, और इसके कारण वह मोटी हो जाती है। उसके कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इस तरह का जो अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन है आपको आउटर वॉल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। किस पर देखने को मिलेगा? एक तो देखने को मिलेगा अरीय भित्तियों पर, और एक देखने को मिलेगा आंतरिक भित्तियों पर, आंतरिक और अरीय भित्तियों पर देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग दी मैच्योरेशन ऑफ एंथर various changes take place in different wall of cells of endothelium. The outer wall of these cells remain thin. बाहर की भित्ति तो बेटा कैसी रहती है? पतली रहती है, बट इनर वॉल्स एंड रेडियल वॉल्स बिकम थिक ड्यू टू दी थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर। मैं बेटा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से इधर देखना। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब मैं इसको हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि परागकोश की परिपक्वता के दौरान, ये रिफ कर देता हूं, एक मिनट। परागकोश की परिपक्वता के दौरान एंडोथीसियम की कोशिकाओं की विभिन्न भित्तियों में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। इन कोशिकाओं की बाहरी भित्ति तो पतली रहती है, अंडरलाइन करिएगा बेटा, बाहरी भित्ति तो पतली रहती है, लेकिन आंतरिक भित्तियां और अरीय भित्तियां अल्फा सेलुलोज तंतुओं के स्थूलन के कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आगे देखना बेटा, कई जो ये भित्तियां होती है ना बेटा, ये जो भित्तियां बनती है इस भित्तियों को बोलते हैं बेटा कैलोज पट्टियां। क्या बोलते हैं बेटा? कैलोज पट्टियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोज पट्टियां। लेकिन कई जगह पर ये कैलोज पट्टियां जो होती है वह अनुपस्थित होती है, और उन जगहों को अपन लोग बोलते हैं बेटा स्टोमियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमियम। और पराग कोश का स्फुटन इसी स्टोमियम वाली जगह पर होता है। यहां पे आप लोग देख रहे हो, यहां पे जो है किसी भी तरह का स्थूलन देखने को मिलता है नहीं मिलता है। तो पराग कोश जब फटेगा, परागकण जब बाहर आएंगे उस समय वो फटेगा, तो उसको बोलते हैं स्फुटन। उसके वो कहां से होता है? वह हमेशा स्टोमियम से देखने को मिलता है। At some places, callous bands and fibrous thickenings are absent, and these places are called as stomium. The dehiscence of anther take place only from these places. कुछ स्थानों पर कैलोज पट्टियां अनुपस्थित होती है, इन स्थानों को अपन लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम कहते हैं। और पराग कोश का जो स्फुटन है वह केवल और केवल स्टोमियम वाली जगह से होता है। पूछ सकते हैं पराग कोश का जो स्फुटन है वह किस जगह पर होता है? किस जगह पर होता है बेटा? आपके बिल्कुल स्टोमियम वाली जगह से होता है। आगे देखते बेटा। बेटा एंडोथीशियम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखना बेटा, मतलब कितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। एनसीईआरटी ने लाइन दी, उसका विजुअलाइजेशन अपन ने कर लिया यहां पर कि जो एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं होती है, एंडोथीशियम की जो सेल्स है, लेयर की जो सेल्स है, वह हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब
आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी। अगर आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी, क्यों ग्रहण करेगी? क्योंकि उसके अंदर अल्फा सेलुलोज भरा है। सेलुलोज मतलब लकड़ी, लकड़ी में पानी डालेंगे वो फूल जाएगी, तो जैसे वो फूलेगी तो वहां से वो फट जाएगी, वहां से फट जाएगी और पराग कण जो है वह बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो वही है हाइग्रोस्कोपिक एक्शन को मैंने समझाने की कोशिश की है। आर्द्रता ग्राही जो क्रिया होती है वह स्पुटन के अंदर साइकिल हेल्प करती है। द एंडोथीसियम बिकम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग एंड एंडोथीसियम हेल्प इन देhiscence ऑफ एंथर, देhiscence ऑफ एंथर। आगे बात करते हैं बेटा, मिडिल लेयर के ऊपर आ जाते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया, एपिडर्मिस पढ़ लिया, एंडोथीसियम पढ़ लिया। अब बात करते हैं मिडिल लेयर की। बेटा मिडिल लेयर जो होती है एक स्तरीय नहीं होती है, इसमें कई सारी परतें होती है और इनकी जो कोशिकाएं होती है वह मर्दुत्व की प्रकृति की होती है, पैरेन्काइमेटस नेचर होती है। और आप सब जानते हैं कि पैरेन्काइमा जो उत्तक होता है उसका एक ही काम होता है, क्या काम होता है? भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अब देखो बेटा, ये कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, इसमें मर्दुत्व की कोशिकाएं होती है। दिस लेयर इज 1 to 3 सेल्स थिक, 1 से 3 कोशिकाएं इस तरह का होता है। फूड इज स्टोर्ड, फूड स्टोर रहता है। मिडिल लेयर इंपोर्टेंट, इसके अंदर भोज्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं, लेकिन जो मध्य परत होती है वह अल्पकालिक होती है, बिल्कुल कुछ ही समय के लिए रहेगी। इसलिए जो परिपक्व पराग कोष होता है, परिपक्व पराग कोष के अंदर आपको किसी भी तरह की मध्य परत देखने को नहीं मिलती। क्लियर है चीज? ठीक है, ये आपके नोट्स के लिए है। आगे की तरफ बात करते हैं। सबसे अंदर वाली परत और मोस्ट इंपोर्टेंट परत, सबसे अंदर की तरफ और सबसे इंपोर्टेंट परत जिसका नाम है टेपेटम। क्या नाम है बेटा? टेपेनम। यह सबसे अंदर की तरफ उपस्थित एक स्तरीय परत होती है। इट इज इनर मोस्ट सिंगल सेलुलर थिक लेयर। ठीक है, यह एक पोषक परत के रूप में काम करती है। यह एक परत वाली होती है और पोषक परत के रूप में काम करती है, जो क्या करेगी उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि इसकी क्या पूरी की पूरी साइटोलॉजी वाली बात है। बेटा बेसिकली जो टेपेटम की सेल्स होती है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वह काफी घना होता है, डेंस होता है, और उसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं। एवरीथिंग इज इंपोर्टेंट अबाउट टेपेटम। एनसीईआरटी में जो जो लिखा हुआ है बिल्कुल आपको डायग्रामेटिकली मिल जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। द सेल्स ऑफ टेपेटम पजेज डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब इसके अंदर क्या होता है बेटा? सघन कोशिका द्रव्य भरा होता है, सघन कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब इसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या बहु केंद्र की अवस्था आपको देखने को मिलेगी। क्लियर बात? आगे देखते हैं बेटा। अब यहां पर क्या होता है कि टेपेटम की जो सेल्स होती है उसके अंदर एंडोमाइटोसिस होता है। आप कहोगे सर ये क्या बल्ला है, एंडोमाइटोसिस तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो बेटा देखिएगा, अगर ऐसा कोशिका विभाजन जिसका अंदर गुणसूत्र का तो डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब मैं कहूं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो हो गया, लेकिन उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ? ओनली डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ओनली डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, बट नो कैरियोकाइनेसिस, गुणसूत्र का विभाजन नहीं हुआ है, एंड नो साइटोकाइनेसिस, ना ही कोशिका का विभाजन हुआ है। तो क्या होगा? तो भाई यही होगा, एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी पैदा हो जाएगी। तो इसी को अपन देखते हैं कि द सेल्स ऑफ द टेपेटम आर इनिशियली डिप्लॉइड बट दे बिकम पॉलीप्लॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू दी एंडोमाइटोसिस प्रोसेस एंड न्यूक्लियर डिवीजन रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद सबसे एंड में न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो पूछ सकते हैं कि पॉलीप्लॉइडी कैसे जनरेट होती है? पॉलीप्लॉइडी आपके एंडोमाइटोसिस से जनरेट होती है। फिर देखो बेटा, एक्चुअली क्या करता है टेपेटम, अपन ने बताया था कि मिडिल लेयर के अंदर मिडिल लेयर के अंदर मर्दुतकी कोशिकाएं होती है। मिडिल लेयर के अंदर क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। और पैरेन्काइमा का तो बेटा एक ही काम होता है, सीधी सी बात है। पैरेन्काइमा क्या करेगा?
भोज्य पदार्थों का संग्रहण करेगा, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करेगा, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करेगा। लेकिन ये भोजन, ये ऐसा है कि ये भोजन खुद के लिए नहीं संग्रहण करता, ये किसी और को देने के लिए। ऐसी बात है कि कोई आदमी कमा रहा है, दूसरे के लिए कमा रहा है। तो मिडिल पदार्थ से, जो मिडिल लेयर है इसके अंदर भोज्य पदार्थ है, उसको कौन ले लेगा? उसको ले लेगा आपके टेपेटम। और टेपेटम भी खुद के पास नहीं रखेगा, टेपेटम किसको दे देगा? माइक्रोस्पोर, जो लघु बीजाणु है उनको यह भोजन दे देता है। अब देखते हैं, टेपेटम मध्य पर्दों से भोजन को अवशोषित करता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या विकसित हो रहे माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका या लघु बीजाणुओं को, विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। टेपेटम एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडल लेयर्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। देन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ये एक मैच्योर एंथर है। मैच्योर एंथर के अंदर इसका मतलब आपको टेपेटम भी देखने को नहीं मिलेगी, मध्य परत भी अल्पकालिक होती, इसलिए वह भी देखने को नहीं मिलेगी कि द टेपेटम डिसअपियर इन द मैच्योर एंथर। देन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ टेपेटम? टेपेटम के क्या क्या कार्य है? पहले अपन ने पढ़ा कि टेपेटम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं या पराग मात्र कोशिकाओं और विकसित पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। कि टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशनल टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। पोलन, ये तो अपन ने पढ़ लिया, इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब देखो बेटा, इस टेपेटम के द्वारा कई प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, कई प्रकार के हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। एक बहुत ही फेमस एंजाइम मैं यहां पे लिख लूंगा, कैलेज एंजाइम। कैलेज, कैलेज एंजाइम जो होता है वो कैलोज को डिग्रेड करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। स्पोरोपोलिनिन का सिक्रेशन भी कौन करता है? टेपेटम करता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, आगे देखेंगे। स्पोरोपोलिन पूरे संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ पोलन कीट सब्सटेंस, पोलन कीट पदार्थों का भी स्त्राव जो है वह कौन करता है? टेपेटम कहता है। ठीक है, बाकी सब चीजें तो अपन पढ़ लेंगे। पोलन कीट क्या होता है बेटा? ऐसे पादप जिनके अंदर कीट परागण, इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर कीटों को आकर्षित करना पड़ेगा, तब उनके पराग कणों के चारों तरफ ऑयली परत होती है, उसी को अपन लोग पोलन किट कहते हैं। इस पोलन किट का निर्माण आपके कौन करता है? टेपेटम करता है। देखते हैं बेटा, पोलन किट की स्ट्रक्चर भी मैंने ले आया हूं। द प्लांट इन विच पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट, देयर पोलन ग्रेन्स हैव ऑयली लेयर अराउंड द पोलन ग्रेन्स। ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट की हेल्प से पोलिनेशन होता है, उनमें पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ एक ऑयली लेयर होती है, विच इज कॉल्ड एज, सच टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज पोलन किट, विच इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनॉइड्स। जिन पौधों में कीटों के द्वारा परागण होता है, उनके परागकणों के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे पोलन किट कहते हैं। यह लिपिड और कैरोटिनॉइड से बनी होती है। ये आपको पोलन किट दिख रहे हैं, ताकि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन का काम करेंगे। आगे देखो बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। लघु बीजाणु जनन और पराग कणों का विकास कैसे होता है उसको अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखना बेटा, माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? एक पोलन मदर सेल से, ध्यान से देखना, ये पोलन मदर सेल है, पराग मात्र कोशिका। इस पराग मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। यही क्रिया जो है आपके लघु बीजाणु जनन कहलाती है। बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणुओं का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? लघु बीजाणुओं का निर्माण। ठीक है, और लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होगा बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो वही है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर
from polar mother cell through meiosis is what is called as microsporogenesis। पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? चार, एक मियोसिस से कितने बनेंगे? माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। Each microspore mother cell or cell of sporogenous tissue divide to form 4 haploid microspore। हर एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अपन सब जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन में 2 होता है। एक तो होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। यहां पर तो क्या हुआ बेटा? मियोसिस फर्स्ट हो गया। मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनती है और उसके बाद क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा और मियोसिस सेकंड से कितनी बनती है बेटा? 4 सेल्स बनती है। और इस पराग मात्र कोशिका मदर सेल से 4 आपको हैप्लॉइड वो द्विगुणित थी, तो ये अगुणित जो है लघु बीजाणु जो बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। अब ये जो बनने वाले लघु बीजाणु होंगे ना, वो कभी भी अलग अलग नहीं रहेंगे। ये जो रहेंगे ये एक साथ रहेंगे, एक साथ ये मिलकर रहते हैं। और इस मिलने वाली संरचना को अपन लोग बेटा क्या बोलते हैं? बेटा टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राड या चतुष्क के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं बेटा? चतुष्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं। द माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज मोस्ट माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको अपन लोग बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। सब अब ये देखना बेटा, लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं, टेट्राड जो होते हैं, वह कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के टेट्राड्स जो है, टेट्राड्स आर डिफरेंट टाइप्स। टेट्राड्स जो होते हैं, टेट्राड्स के टाइप्स की बात करें, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बता रहा हूं। सबसे सामान्य प्रकार का तो है टेट्राहेड्रल, जिसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। सबसे सामान्य प्रकार का ये कैसा है बेटा? सबसे सामान्य प्रकार का है। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार के चतुष्क आपको दिखाई देते हैं। जैसे है बेटा आइसो बाइहेड्रल, आइसो बाइलेटरल। कौन सा होता है बेटा? आइसो बाइलेटरल। और आइसो बाइलेटरल आपको किसमें देखने को मिलेंगे बेटा? मोनोकॉट प्लांट के अंदर, एक बीजपत्री पादपों के अंदर आपको आइसो बाइलेटरल देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं टी शेप्ड। दूसरे होते हैं बेटा टी शेप्ड, टी आकृति के। तो एक पादप है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया के अंदर आपको टी शेप दिखाई देंगे। किसी किसी के अंदर लीनियर भी दिखाई देंगे, रेखीय दिखाई देंगे। और किसी किसी के अंदर आपको डेक्यूसेट या जिस डेक्यूसेट भी दिखाई देंगे। अब डेक्यूसेट इसके एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है ही नहीं। पहली बात तो ये पूरी चीज सिलेबस में नहीं है, केवल ये टेट्राहेड्रल है आपके, बाकी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने, ये 4 माइक्रोस्कोप के चारों तरफ एक परत प्रेजेंट होती है। उस परत को बोलते हैं बेटा कैलोज परत। क्या बोलते हैं बेटा? कैलोज परत। ये चारों माइक्रोस्पोर है। चारों माइक्रोस्पोर को एक परत जो है, ये आप लोग कवर परत देख रहे हो, एक लेयर देख रहे हो। ये लेयर जो है वो आपस में इसको बांधे रखने का काम करती है। इस परत को बोलते हैं बेटा कैलोज परत। क्लियर है? क्या बोलेंगे बेटा? कैलोज परत। आगे की तरफ देखते हैं बेटा। कैलोज परत जो है, उसके बाद क्या होता है कि टेपेटम जो है, अपन ने कहा था ना कि टेपेटम के द्वारा कुछ एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं। तो टेपेटम के द्वारा कैलेज एंजाइम का स्त्रवण किया जाता है। ये कैलेज क्या करेगा? मैं कह रहा हूं ये है टेपेटम। ये टेपेटम क्या करेगी? टेपेटम के द्वारा कैलेज एंजाइम। तो इसके चारों तरफ जो कैलोज थी, ये जो कैलोज परत थी, ये कैलोज परत क्या हो जाएगी बेटा? ये कैलोज परत आपके नष्ट हो जाएगी। किससे? क्योंकि इसने कैलेज का स्त्रवण किया। तो कैलेज एंजाइम से जब कैलोज परत नष्ट हो जाएगी, तो ये जो आपके माइक्रोस्पोर है, ये क्या हो जाएंगे? ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और पराग कणों में विकसित होते हैं। कैलोज परत हटी और इनका वियोजन हुआ। अब ये माइक्रोस्पोर आगे चलकर क्या बनाएंगे? पराग कण बनाएंगे। इस प्रकार से स्टोमियम से फटता है और ये पराग कण आपको बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर हजारों की संख्या में लघु बीजाणु या पराग कण बनते हैं, जो परागकोश स्फुटन के समय मुक्त होते हैं। तो ये बेटा अपन ने आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन इसके आगे और बात करेंगे। पहले तो कुछ टॉपिक
नर जनन संरचना से ही है, मतलब एंडोसेम से रिलेटेड है। उसके बाद अपन आगे फीमेल या गाइनोसेम की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।